हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन और भी अच्छा हो, बेहतरीन हो, मैं भी उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। और इसी कड़ी में आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे BEGE 145 को। देखिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है, रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगर समय रहा तो मैं 2 वीडियो सीरीज लाने की कोशिश करूंगा और अगर नहीं रहा तो एक ही वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इसको निपटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम नियर बाय है, बहुत नज़दीक है, ऑन द हैंड है एग्जाम आप लोगों का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे काम करना है। ये पहला वाला पेज है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोगों को उचित लगे आप लोग कर दीजिएगा। ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट का पेज है, अंशु पब्लिशर्स इन सभी चीज़ों में डील करती है। आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग अपना देख लीजिएगा, लेना होगा तो लीजिएगा वरना कहीं और से ले लीजिएगा या खुद बना लीजिएगा। हम लोगों को आज डिस्कस करना है BEGE 145 चैप्टर, सॉरी बुक का नाम है सॉफ्ट स्किल्स। इसके अंदर हम लोग गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस जो है वो करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ऑल थिंग्स आर नाउ क्लियर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉफ्ट स्किल्स क्या है। व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट स्किल्स, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स, डिस्कस सॉफ्ट स्किल्स, डिस्कस द मोस्ट वैल्यूड सॉफ्ट स्किल्स। देखिए स्किल्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्किल्स होता क्या है। स्किल्स का मतलब है दक्षता या कौशल, ठीक है। तो स्किल्स को अगर हम डायरेक्टली डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई काम आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कितने बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, वही आपकी स्किल्स हो गई, वही आपकी दक्षता हो गई, वही आपका कौशल हो गया। जैसे आप लैपटॉप चला रहे हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं। अब दो व्यक्ति आपस में कंप्यूटर चला रहे हैं, मतलब आपस में नहीं, मतलब एक इधर एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड कंप्यूटर चला रहा है। किसी को MS ऑफिस के अंदर वर्ड की अच्छी नॉलेज है, किसी को कम नॉलेज है। तो जिसको वर्ड की ज्यादा नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा वर्ड, मतलब वो वर्ड नहीं जो वो हम लोग बोलते हैं, वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है वर्ड। तो किसी को अगर ज्यादा नॉलेज है तो वो क्या करेंगे कि MS वर्ड में ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, और जिसको कम नॉलेज है वो कम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो जो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसकी स्किल्स ज्यादा है, और जो कम अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसकी स्किल्स कम है। अब देखिए, ये तो सभी के लिए प्रैक्टिकल नहीं हुआ। ये एग्जांपल, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट हैं और आप में से लगभग अगर 100 बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें से 90 बच्चे जो है खेतों में काम नहीं करते होंगे, लेकिन 10 बच्चे करते होंगे। अगर गलती से मान लेते हैं 90 छात्रों को, आप में से 90 छात्रों को खेतों में काम करने को दे दिया जाए, तो यकीनन आप ये मान के चलिए कि आप 10 बच्चे से जो खेत में काम करते हैं पहले से, उससे कम अच्छे से काम करेंगे, उसके जितना काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी स्किल्स उसमें है ही नहीं, आपकी खेती की स्किल्स है नहीं। तो आप क्या कर पाएंगे कि आप खेती में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपकी जो खेती वाली जो वो एग्रीकल्चरल स्किल्स हैं वो कम अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, तो वो आपकी आप में कम हो गई वो स्किल्स। और जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, पहले से करता आ रहा है, तो उसकी स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि उसने समय दर समय उस पर वर्क किया है, रोज रोज दर रोज उसने कृषि की है, तो उसकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती गई। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे ना स्किल्स क्या है, दक्षता क्या है, कौशल क्या है। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, कंटेंट। पहले मेरे कंटेंट उतने अच्छे होते नहीं थे, आज भी अच्छे नहीं है, लेकिन पहले मतलब मैं एक प्रेजेंटेशन नहीं बना पाता था अच्छे से। लेकिन धीरे धीरे समय दर समय मैं ये तो सीख गया ना कि भैया कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जा सकता है ताकि बच्चे उसको समझ सके। तो मैं धीरे धीरे इंप्रूव करता जा रहा हूँ और देखिए आप लोगों के सामने स्लाइड वगैरह लेकर आ गया हूँ। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को मदद मिल जाती होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत मिल जाती होगी। अब चलिए बात करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में स्किल्स कितने तरीके के होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हार्ड स्किल्स, दूसरे होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स नॉट हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए हार्ड स्किल्स वैसे स्किल्स होते हैं जिसको हम लोग गेन करते हैं, अचीव करते हैं, मतलब मेहनत से अचीव करते हैं। जैसे वर्ड सॉफ्टवेयर को चलाना, कोई एक दिन में नहीं सीख जाता है MS वर्ड सॉफ्टवेयर को चलाना, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, रोज दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 50 दिन मेहनत करने के बाद तभी कोई वर्ड सॉफ्टवेयर को चलाना सीख पाता है। या फिर खेतों में काम करना, कोई ऐसे ही नहीं सीख जाता है खेतों में काम करने के लिए, फावड़ा चलाना, खुरपी चलाना, उसके बाद हल चलाना, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, और भी कुदाल वगैरह बोलते हैं हमारे बिहार में। तो वो सब चलाना कोई ऐसे नहीं सीख जाता, उसमें समय लगता है और वो धीरे धीरे सीखता है। तो ये सब हार्ड स्किल्स हो गए, क्योंकि इसको सीखने के लिए समझने के लिए समय लगते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, जब हम लोग सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉफ्ट स्किल्स ऐसे स्किल्स होते हैं जो
मोस्ट प्रोबेबली हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं और बचपन से, जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम पर ये डिपेंड करता है कि हम उस सॉफ्ट स्किल्स को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं, कितना ज़्यादा निखार पाते हैं। समझ में आई ना मेरी बात? जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं आप लोगों से यूट्यूब के हेल्प से बातें कर रहा हूँ, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी तरीके से बात करनी नहीं आती थी, आज भी उतनी अच्छी नहीं आती है, पर स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाने आया था तो उस समय मुझे बहुत दिक्कत होती थी बोलने में। तो मैंने टाइम बाय टाइम उस स्किल्स को इम्प्रूव किया जो मेरे अंदर छिपी हुई थी, और आज मैं इस तरीके से बोल पा रहा हूँ। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हुए, हमारे डिस्कशन का टॉपिक यही है। ठीक है, क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, सीधे सीधे बात करता हूं मैं, एक बार में मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा और सीधे समझा दूंगा क्योंकि समय की कमी है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर कैरेक्टर ट्रेट्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स दैट कैरेक्टराइज अ पर्सन्स रिलेशनशिप विद अदर पीपल। In the workplace, soft skills are considered to be a complement to hard skills, which refers to a person's knowledge and occupational skills। देखिए, सॉफ्ट स्किल्स एक कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर के लिए हम कह सकते हैं हमारा एक लक्षण होता है, ठीक है, हमारे चरित्र का एक लक्षण होता है, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है ना, वो दूसरे से एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, दूसरे के साथ रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो सॉफ्ट स्किल्स हो गया। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? सॉफ्ट स्किल्स हो गई, मेरी एक सॉफ्ट स्किल्स हो गई, क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ और मैं आपसे एक तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरी सॉफ्ट स्किल्स हो गई। इन द वर्क प्लेस, सॉफ्ट स्किल्स आर कंसीडर्ड टू बी कम्प्लीमेंट टू हार्ड स्किल्स। वर्क प्लेस में क्या होता है कि हमें हार्ड स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए। अब मान लेते हैं किसी क्षेत्र में आपको काम करना है, एमएस वर्ड वगैरह यूज करना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो क्या आप एमएस वर्ड वगैरह यूज करके अपना काम चला लेंगे? आंसर है नहीं। इसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके मैनेजर आपको कुछ अन्य करने को बोले या आपसे वो कोई काम करवाए, तो आपको बात करनी होगी, और जैसे जितने अच्छे से आप बात करेंगे, आपका मैनेजर आपकी ओर उतना अट्रैक्ट होगा। तो आई होप अब आप लोग सॉफ्ट स्किल्स को समझ गए होंगे। Soft skills have more to do with who people are than what they know. As such, they encompass the character traits that decide how well one interacts with others, and usually are a definite parts of individual's personality. In a competitive labor market, employees who demonstrate that they are a good combination of hard and soft skills often see a greater demand for their service. Soft skills are interpersonal skills which are used to describe your approach to life, work, and relationship with other people. Unlike hard skills, these are more professional job skills like accountancy, graphics designing, etc. Soft skills are unique selling point which gives you competitive edge over others in workplace and in life. तो देखिए बात क्या है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ये हमें बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने चरित्र से, अपनी बातों से दूसरे से इंटरेक्ट होता है, कैसे एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी दूसरे को अफेक्ट करती है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, यह क्या है? एक सॉफ्ट स्किल्स का एग्जांपल है। और देखिए, अगर हम किसी जॉब प्लेस पे जाते हैं, कहीं पर अगर हमें काम करना है, तो हम ये पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ हार्ड स्किल्स है, सिर्फ काम करना ही आता, बोलना ही नहीं आता, लोगों से इंटरेक्ट होना ही नहीं आता, मान लेते हैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने को दे दिया गया, ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है, अब आप जाएंगे लोगों के पास, अब लोगों से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर लोगों से इंटरेक्ट कैसे होंगे, लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे? सिर्फ बेचना जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों से बात करके, उसको समझा करके प्रोडक्ट को बेचना जरूरी है। तो जहां पर सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, वहीं पर एक अच्छे खासे जो डिमांड जो है वो जनरेट होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स एक इंटरपर्सनल स्किल्स होता है जो कि किसी व्यक्ति के लाइफ, वर्क और रिलेशनशिप को दर्शाता है अदर पीपुल के साथ, दूसरे पीपुल के साथ। आई होप समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि अदर नेम्स गिवन टू सॉफ्ट स्किल्स आर पीपुल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। अगर यहाँ पर आपको मान लेते हैं सॉफ्ट स्किल्स के अलावा किसी अन्य लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछ दे, या व्हाट आर पीपुल स्किल्स, व्हाट इज पीपुल स्किल्स, और डिस्क्राइब इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह आपसे, या सोशल स्किल्स वगैरह कुछ पूछे, तो आपको आंसर सेम ही देना है। सॉरी, मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आया, माय मिस्टेक, इसको साइलेंट कर देता हूं।
अब है सॉफ्ट स्किल्स एग्जांपल। तो पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने बोलना, जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग भी पब्लिक हैं या स्टूडेंट हैं या दोस्त भाई बंधु, जो आप कहना चाहें आप अपना देख लें। नेगोशिएशन मतलब होता है ना मोल भाव करना, जैसे आप मार्केट में जाते हैं एक जोक याद आ रहा, आपको कोई दुकानदार बोलता है भैया ये प्रोडक्ट 500 का मिलेगा, 500 का मिलेगा, तो आप कहते हैं 150 रुपया देगा। ये क्या है? नेगोशिएशन है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फिडेंस है, फ्रेंडलीनेस है, एम्पैथेटिक लर्निंग है, लिसनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, एडेप्टिबिलिटी है, टीम बिल्डिंग है, रिलायबिलिटी है, डेलीगेशन है, रिपोर्ट बिल्डिंग है। देखिए ये सब क्या है? सॉफ्ट स्किल्स के एग्जांपल है। अब एडेप्टिबिलिटी मतलब अनुकूलन। अब हम मान लेते हैं मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी मैं यूट्यूब पे आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप लोग 10 व्यक्ति अगर आप मेरे सामने आके बैठ जाएंगे, अगर मुझे तब भी आप लोगों से बातें करनी है, तब मैं अगर बातें करूंगा तो ये मैं अपने आप को अडेप्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के अनुकूल अपने आप को ढाल रहा हूँ। टीम बिल्डिंग में आज अकेले काम कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ 10 लोग और जुड़ जाए और आप लोगों को समझाने की कोशिश करे, आप लोगों से बातें करने की कोशिश करे, तो वो टीम बिल्डिंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से रेस्पेक्टफुलनेस, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स के एग्जांपल है जो कि हमारे अंदर होते हैं। बस अंतर यही होता है कि हम उसको कितना निखार पाते हैं। जैसे मोल भाव करना, ये बचपन से सबको आता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कितना निखार पा रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक से बातें करना, ये भी सबको आता है। कॉन्फिडेंस, किसी किसी के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, हकला के बोलते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो वो फिर एकदम बोल्ड बोल्ड आवाज के साथ बोलते हैं। ये क्या है? सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो मेनली इन सभी कैटेगरीज के अंदर फॉल होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व करने की स्किल्स। जैसे मान लेते हैं मेरे टीम में 10 लोग हैं और मैं उनको लीड कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ भैया तुमको ये ऐसे करना, तुमको ऐसे करना, तुमको ऐसे करना, तुम ये ऐसे देख लो, तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम ये काम कर लो, तो ये लीडरशिप स्किल्स हो गया। टीम वर्क स्किल्स, जैसे 10 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं, सभी लोग मिल करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये टीम वर्क स्किल्स हो गया। ठीक है, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वही हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मान लेते 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं और वहां पर एक समस्या आ गई, मान लेते हैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 10 लोग हम लोग सभी साथ में वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लेकिन समस्या ये आ गई कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। अब दिक्कत आ गई तो हम लोगों ने कुछ जुगाड़ लगाया, यूट्यूब इंडिया को मैसेज किया वगैरह वगैरह किया, बाद में हम लोगों ने खुद कोशिश की तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, हमारा चैनल रिस्टोर हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये होता है एक तरीके से कुछ थोड़ा हट के सोचना। जैसे मैं आज यूट्यूब पे आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं यूट्यूब से हट करके अंशु पब्लिशर्स के नाम से एक प्ले स्टोर पे एक वीडियो ऐप बना दूँ। हालांकि प्ले स्टोर पे अंशु पब्लिशर्स के नाम से पहले से ही ऐप पब्लिश है, अच्छी खुशी की बात है ये। तो हो सकता है मेरे दिमाग में आइडिया, मैं यूट्यूब से हटके कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से बातें करने लगा, ये मेरे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो सकता है, मेरे को कुछ प्रॉफिट वगैरह हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का एक अच्छा एग्जांपल मैं हूँ, मैं पूरी की पूरी बुक को 1 से 2 घंटे में कवर करवा देता हूँ। तो मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा भी काम 1-2 घंटे में हो जाए और आप लोगों का काम भी 1-2 घंटे में हो जाए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आई होप सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यही चीज यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखी हुई है। कम्युनिकेशन स्किल डिस्क्राइब हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल यू वर्क विद, फ्रॉम योर बॉस टू योर फ्रेंडली कॉलीग्स टू एन इम्पोर्टेंट क्लाइंट। एग्जाम्पल तो मैं दे ही चुका हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स में बात कर रहा हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ। लीडरशिप स्किल्स, ये सब मैं बता चुका हूँ। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में बात करना। नेगोशिएशन, मोल भाव करना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक तरीके से झंझट मतलब लड़ाई झगड़े को समाप्त करना। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, दोस्ती यारी को बढ़ाना। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप लोगों से दोस्ती यारी ही तो बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स बता चुका हूँ, ये तो बता ही दिया ना भाई। लीड करना, किसको? टीम को लीड करना। टीम वर्क स्किल्स, साथ में काम करना, है ना। टीम वर्क स्किल्स आर क्रिटिकल इन एनी जॉब टू वर्क हार्मोनियसली विथ स्टेक होल्डर अक्रॉस प्रोजेक्ट टीम एंड डिपार्टमेंट। दीज स्किल्स आरंट जस्ट अबाउट गेटिंग along the tough, it's also essential to know when to disagree or push back to get the best result। तो यही हो गया कि साथ में काम करना, और अगर हो सके साथ में काम करने में अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो उसका विरोध करना वगैरह, यही है टीम वर्क स्किल्स। इसमें और क्या बताऊं मैं भाई, सब कुछ तो बता ही दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे मैंने यूट्यूब वाला एग्जांपल दिया था ना अभी, मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। एक कहानी चलती है कॉलगेट कंपनी की, ठीक है।
हालांकि ये क्या सच है या झूठ है मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बस एक कहानी के तौर पर इसको लीजिएगा। हुआ क्या था कि कुछ समय पहले ये जो कॉलगेट जो टूथपेस्ट मेकिंग कंपनी है ना, जो टूथपेस्ट वगैरह बनाती है, तो कुछ समय पहले हुआ यूं कि कॉलगेट की सेल जो है ना वो गिर गई। हो सकता है कि पहले 50 करोड़ की सेल होती हो, वो गिर करके 30 करोड़ आ गई थी, मतलब लॉस में जा रही थी कंपनी की। जो ये कॉलगेट की जो बेसिक वाली आती है कॉलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, उसमें वो लॉस में जा रही थी। इसको एक कहानी के तौर पर लीजिएगा, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता नहीं है, बस एक कहानी मैंने भी सुनी है तो आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो उसकी सेल गिरती जा रही थी। अब इस पे कॉलगेट वालों को थोड़ी मतलब दिक्कत होने लगी, वो सोच में पड़ गए भैया इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया इन अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने एक बहुत बड़ा, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, बगल वाले फ्लैट में से कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, मतलब हल्ला नहीं कर रहे, गेट वगैरह लगा रहे हैं शायद। खैर मुद्दे पर आते हैं। तो दिक्कत हो रही है तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो बगल से गेट वगैरह की साउंड जो है मुझे भी आ रही है, तो सॉरी। अब मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा ये है कि जैसे अमेरिका में थे हम लोग, तो अमेरिका में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और ये विचार किया जाने लगा कि आखिर सेल डाउन क्यों हो गया और फिर इस सेल को इंक्रीज कैसे किया जाए। तो 2-3 दिनों तक काफ़ी लंबी मीटिंग चली, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया करना क्या है, करना क्या है। तो वहीं पर एक व्यक्ति थे, मतलब वहां पर वो पानी वगैरह पिलाते थे, जस्ट लाइक वेटर थे, उन्हें मतलब शायद भारतीय ही थे। तो ऐसे ही वो पानी वगैरह लेके गए तो उनके दिमाग में कुराफाती सूझी। उन्होंने कह दिया कि भैया इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग, इतना आप लोग ये क्या कहते हैं, इतना सारा मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता है। आप लोग एक काम करिए ना, कॉलगेट का जो वो ढक्कन होता है ना, वो ढक्कन माउथ वाला टिप जिससे कॉलगेट निकलता है, उसके साइज को बड़ा कर दीजिए। जैसे ये कॉलगेट का जो गोल वाला होता है ना, ये अगर ऐसे है तो इसको इतना बड़ा कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति पीछे से इसको पुश करेगा या दबाएगा, ठीक है, तो दबाने से क्या होगा कि चूंकि मुंह बड़ा हो गया है इसका, तो ये जो है ज्यादा मात्रा में कॉलगेट एक बार में ब्रश पे निकल जाएगा। अब ज्यादा मात्रा में कॉलगेट ब्रश पे निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको अंदर तो रखेंगे नहीं, फिर वो उसको यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि कॉलगेट जो यूज हो रही है उसकी मतलब लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलगेट यूज़ करने लग जाएंगे और फिर आपकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी और आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ठीक है, समझ आई मेरी बात। टाइम मैनेजमेंट स्किल मैं बता चुका हूँ, मैंने अभी तुरंत बताया कैसे टाइम मैनेज करना है। हालांकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की की जा रही है यहाँ पे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। प्रायोरिटाइजेशन मतलब किसको किसको प्राथमिकता देनी है वो देखा जाता है। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट स्किल भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। Why are soft skills important? Soft skills important क्यों हैं? These skills are indispensable to employers because they make you an engaged, communicative employee and helpful team member. Knowing your soft skill can also help manager understanding the big picture of how you work and interact with others. देखिए ये जो स्किल्स होते हैं ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। इसके माध्यम से आप इंगेज होते हैं अपने काम में, लोगों से इंगेज होते हैं और साथ ही टीम मेंबर से भी इंगेज होते हैं और एक तरीके से अच्छा खासा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होता है और इस तरीके से किसी भी वर्क में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। और अगर आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी है तो आपके जो मैनेजर होंगे वो भी आपको अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर वो आपकी मदद भी करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो इंटीग्रल टू योर सक्सेस एट ए कंपनी अकॉर्डिंग टू अ लीडरशिप IQ study 89% of new hire failure were a result of poor soft skill, not a lack of technical failure. New hires were more likely to fail because they lacked soft skills like coachability, emotional intelligence and motivation. Only 11% of new hire failure were a result of technical incompetence. These kinds of skills not only show your employer why you are fit for the job, but also you are more likely to succeed when you learn to role. Yet not all soft skills are created equal in employers eye. According to 2022 survey conducted by the National Association of College and Employers and NACE, 86% of employers are looking for problem solving skills on a student resumes. 76.3 say they value of the ability to work on a team. In my experience, it's valuable
It's valuable to convey these three soft skills: time management, communication skills, and customer service. They are most relevant to entry level success across diverse industries and job function. देखिए, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, और ये सॉफ्ट स्किल्स किसी कंपनी के सक्सेस के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से नहीं होंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति, जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी तो वह आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से एक स्टडी कहती है कि अभी के दौर में लीडरशिप IQ स्टडी कहती है कि 89% जो न्यू हायर होते हैं कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फेल्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो पुअर होती है, वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, उनकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं होती, लीडरशिप स्किल्स अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आई होप। और देखिए, जो सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हैं आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स। ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स। और इसके माध्यम से ही आप जो है, अगर ये 3 अच्छे हैं तो आप अपना काम चला सकते हैं। क्लियर? हाउ टू इंप्रूव सॉफ्ट स्किल्स? all of us have room to grow in terms of soft skills. We all eventually encounter situation showing a need for more soft skills. As long as we are in tune enough to notice question about how to improve soft skills or how to develop soft skills are natural next step. If you are interested in learning how to improve soft skills, the following 10 strategies will put you on the path to success. देखिए, यहाँ पर इसमें से कुछ चीज़ें मैंने हटा दी हैं, और ये शायद मैंने किसी दूसरे कंटेंट बुक वगैरह से उठाई है, तो वहाँ पर वो मतलब अनइम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर रह गई जिसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, फिर भी वहाँ पर दी गई है। सीधे सीधे बात करते हैं कि कैसे हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रायोरिटाइज विच स्किल्स टू डेवलप। पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले किस स्किल्स को डेवलप करना है, कौन से स्किल्स की जरूरत आपको सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर आपको बोलना नहीं आता, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे, आपको सबसे पहले बोलना ही नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आपको बोलना सीखना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी दीजिए कि आपको सबसे पहले सीखना क्या है। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सभी इंडिविजुअल, सभी व्यक्ति के अंदर उसकी कुछ कमियां होती है और कुछ खूबियां होती है। यू आर नेचुरली स्ट्रॉन्गर इन सम सॉफ्ट स्किल्स एरियाज देन इन अदर्स, सो द वेरी फर्स्ट इन लर्निंग हाउ टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स टू प्रायोरिटाइज दैम। तो कुछ देखिए, हर व्यक्ति अधूरा होता है या हर व्यक्ति पूर्ण होता है, और सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। कुछ ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐसी होती हैं जिसमें वो निपुण होता है। जैसे अगर आपको बोलना नहीं आता, हो सकता है आपको मोल भाव, आपको नेगोशिएशन करना अच्छे से आता होगा, हो सकता है आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हो सकता है आप फ्रेंडलीनेस का बिहेव करते हो, आपके दोस्त अच्छे हो, आपके दोस्त ज़्यादा हो। आस्क फॉर फीडबैक। अगर आप मान लेते हैं अपने आप के सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी से आप बातें कर रहे हैं, किसी के सामने आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए कि भैया आपने अच्छा काम किया या नहीं, सॉरी भैया मैंने अच्छा काम किया है या नहीं किया। जैसे मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ, भैया मैं सही से बता रहा हूँ या नहीं, गलत तो नहीं हो रहा है। और भी कई सारी चीज़ें मैं आपसे पूछता रहता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताते हैं कि भैया ये सही है, ये गलत है, इसको ठीक किया जा सकता है, या इसको ऐसे वैसे जैसे तैसे आप लोग मतलब समझ गए होंगे। तो फीडबैक लेना चाहिए समय दर समय, जैसे मैं आप लोगों से लेता हूँ। स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। Work on interpersonal skills effectively. You must step outside your comfort zone and get into a setting you might not naturally gravitate to. If you are more of an introvert, you might sign up for a group activity or put yourself in a social situation that isn't entirely comfortable. देखिए, अगर आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को सीखना चाहते हो, सबसे पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको बोलने के लिए सीखना है पब्लिक के बीच में, तो आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप चुपके से घर में बैठे हुए पब्लिक से बात कर लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत करनी होगी। तो आप अपने कंफर्ट जोन, आप अपने जो ये मतलब ऐसो आराम है उससे दूर निकलिए, मेहनत कीजिए, तभी आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, रात को 12:30-1 बज रहे हैं, शायद 12:30-1 के करीब बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। कंफर्ट जोन से दूर हूँ, मैं अपनी नींद को त्याग कर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? सेल्फ रिफ्लेक्ट सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ बेनिफिशियल प्रैक्टिस फॉर जस्ट अबाउट एवरीवन, बट इट टेक्स इंटेंशनली
Intentionality in today's paced world, for far too often we move from one task or meeting to the next without much, if any thought on how we presented ourselves or acted in the previous time slot when where possible. Schedule in some short period of self-reflection throughout the day. Think about the situation where you didn't get the response you expected, or where someone seemed to take you the wrong way. Think about what you said, how you said it, and even how you postured yourself as you said it. You may come across some startling observation about your behavior in those moments, and this can help you improve your soft skills over time. देखिए चौथा नंबर ये कह रहा है सेल्फ रिफ्लेक्ट, खुद पर विचार करें। ठीक है, जैसे आपने दिन भर में क्या काम किया, क्या नहीं किया, आपने कहाँ गलत बोला है, आपने कहाँ सही बोला है, आपको कहाँ बोलना नहीं आया, आपने कहाँ ज़्यादा बोल दिया, आप कहाँ हकला गए, या आप कहीं काम करने गए और आप कहाँ मतलब गुस्से में आ गए, कहाँ ज़्यादा शांत हो गए। तो आप खुद पर विचार कीजिए, खुद पर थिंकिंग कीजिए, और अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और अपनी कमियों और अपनी खूबियों को जान पा रहे हैं तो आप अच्छा सॉफ्ट स्किल डेवलप कर पाएंगे। अगर आपकी कमी आपको पता चल गई और आपने उस पर काम किया तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइंड ऑनलाइन कोर्सेज, अभी के दौर में कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है जो कि सॉफ्ट स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं। छठा नंबर है एक्टिवली लिसन, तो ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग सुनते होंगे, लिसनिंग वेल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स डिस्कस्ड अर्लियर। व्हेन यू लिसन टू अंडरस्टैंड, नोट merely to formulate a response. Active listening can take many forms, but at the core of the goal is to listen well enough to be able to restate the other person content in a way that they would agree with, even if you disagree with them entirely. Active listening doesn't necessarily mean you will agree with other person. Instead, it means you will show you truly understand their perspective and can represent it well even if you disagree. तो लिसनिंग, सुनिए। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, तो जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ध्यान से मेरी बातों को आप समझेंगे। हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत ना हो, आप टोटली एग्री ना करते हो, डिसएग्री करते हो मेरी बातों से, लेकिन तब भी आप सुनेंगे। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप मेरे को समझेंगे कैसे, और जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप मेरा विरोध कैसे करेंगे, आप मेरा तिरस्कार कैसे करेंगे। आई बात समझ में। अब इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, लिखने के शैली को भी इम्प्रूव कीजिए। आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स के वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्किल ये माना जा सकता है। It is an important aspect of communication skills in today's connected world. While video conferencing and face-to-face meetings make up a significant part of many office settings, if you are in the business world, you will be writing a lot emails, meeting notes, chats, message, and एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई, ठीक है, कहाँ चला गया, कहाँ था मैं, and a host of other types of content rely on your ability to type a message that is clear and easy to understand. तो देखिए राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अभी के दौर में यह बहुत ज़रूरी है। और अभी के दौर में हो सकता है मे भी आप किसी भी ऑफिस में, बिजनेस वर्ल्ड में काम कर रहे हो, आपको लिखना पड़ रहा है, ईमेल लिखने पड़ते हैं रोज, मीटिंग नोट लिखने का मतलब ये नहीं हो गया भैया कि मतलब कलम से लिखने को बैठ गए, कॉपी पे रेड पेंसिल से लिखने को बैठ गए। राइटिंग स्किल्स का मतलब है कि आप जो टाइप वगैरह कर रहे हैं, मे भी अभी का दौर लिखने का नहीं है, मतलब हाथों से आजकल कोई नहीं लिखते, ठीक है, ईमेल वगैरह करते हैं, मीटिंग नोट्स वगैरह, तो ये सब इसके माध्यम से भी क्या होता है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए और इसके माध्यम से भी आपकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होगी। लीडरशिप रोल लेने की कोशिश कीजिए। एक्सपीरियंस इज अ ग्रेट टीचर, स्टेपिंग इनटू लीडरशिप पोजीशन इवन अ स्मॉल वन इज अ ग्रेट वे टू ग्रो योर सॉफ्ट स्किल्स ओवरऑल एंड स्पेशली इन लीडरशिप। भैया लीडरशिप रोल, देखिए हालांकि मैं अपने आप को लीडर नहीं कहूंगा, बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने आप को ही लीडर मानकर चल रहा हूँ। जैसे आप लोग में से भी कई ऐसे छात्र होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और मेरे से कई गुना ज़्यादा नॉलेज होगी BEG 145 में, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो लीडर नहीं हुए। लेकिन मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही एज अ टीचर नहीं हो, लेकिन मैं आपके दोस्त के नाते ही सही आप लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ, मे भी, और आप लोग जाकर के अगर अच्छे से एग्जाम दे पा रहे हैं तो ये मेरी एक लीडरशिप स्किल हो गई। या इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं, मुझे 10 लोगों को चलाना है, तो ये भी एक तरीके से अगर मैं जानूंगा ही नहीं कैसे करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे सीखना पड़ेगा। Communicate often. Think of communication like a muscle. The more you use it, the stronger you get.
but the controversy is also true. If you are rarely exercising your communication skills, they will atrophy. तो देखिए, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। अगर आप नहीं मिलेंगे लोगों से बात ही नहीं करेंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, प्रयास से ही मनुष्य जो है वह परफेक्ट होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है। वर्क ऑन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग इन एंड ऑफ इट सेल्फ इज अ सॉफ्ट स्किल, बट इट इज अ कोर एबिलिटी एट द सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ दैम थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया कि एक सॉफ्ट स्किल जिसके माध्यम से आप अपने आप को अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग समझ गए होंगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और राइट अबाउट द different types of non verbal communication in brief. कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है? मीडियम बाय विच वी कम्युनिकेट, और वी कैन से दैट मीडियम बाय विच वी send our message, our information to others is known as communication. There are two types of communication. First is verbal communication and second is non-verbal communication. Verbal communication is a communication method in which we write or speak something in front of other to convey our message to other. But when we talk about non-verbal communication, it is a manual language and it is the process of sending and receiving the message without using word or without using writing. In this communication, I mean to say that in non-verbal communication, we must use signals, body language and signs to send our message, to send our information, to convey our information to other person. तो अब आप लोग समझ गए ना वर्बल और नॉन वर्बल क्या है और कम्युनिकेशन क्या है, मैंने भी आप लोगों को बता दिया ना। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 बाय साइकेट्रिस्ट जर्गन रुस्च नाम या रुच बोलिए, जो आपको अच्छा लगे देख लीजिए, एंड ऑथर वेल्डन कीज इन द बुक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नोट्स ऑन द विजुअल परसेप्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। तो ये टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले 1956 में एक साइकेट्रिस्ट और एक ऑथर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था जर्गन रुच, और ऑथर थे वेल्डन नीज। तो इसके द्वारा किया गया था। नॉन वर्बल मैसेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरी एज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर इंस्टेंस the advance of learning, Francis Bacon observed that the lineaments of the body do disclose the disposition and inclination of the mind in general, but the motion of the continuance and part do not only so but do further disclose the present humor and state of the mind and will. तो देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये सेंचुरी से मतलब कई सारे शताब्दियों से चलता आ रहा है, ठीक है। हालांकि लोग तभी इसको समझ नहीं, हालांकि मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही जो कम्युनिकेशन का सबसे पहला मेथड है वो था। आई कैन से दैट इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज द फर्स्ट मेथड बाय विच अ पर्सन सेंड्स मैसेज टू अदर। जब सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, जब लोग इस दुनिया में पहले पहले आए थे ना, तो वो अपने मैसेज को है ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही डिपिक्ट करते थे। जैसे वो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी भारत में है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते होंगे, या फिर आप पाषाण काल के बारे में जरूर जानते होंगे। पाषाण काल में चलते हैं तो पाषाण काल में क्या होता था, लोगों को शायद बोलने का ज्ञान नहीं था और लिखने का भी ज्ञान नहीं था शायद, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि पिक्चर वगैरह बना करके अपना मैसेज दूसरे को पहुंचाते थे। और इसका एक एग्जांपल है ना भीमबेटका केव में देखने को मिलता है, और ये मध्य प्रदेश में है शायद, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका केव है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग गूगल क्रोम पे सर्च कीजिएगा, आप लोग वहां देखिएगा कि भीमबेटका की गुफाओं के अंदर कई सारे चित्र बने हुए हैं, जिसमें कोई भाला फेंकता हुआ इंसान दिखाया गया है, कोई जानवर को मारता हुआ इंसान दिखाया गया। तो मे भी ये सारे जो सिंबल्स वगैरह उस गुफा के अंदर बनाए गए हैं, वो उस टाइम के लोग अपने मैसेज को अपने सूचनाओं को डिपिक्ट करने के लिए बनाए थे, ठीक है। तो ये पहला मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। और 1605 में फ्रांसिस बेकन नाम के एक व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया कि जो बॉडी मूव करती है वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड को डिपिक्ट करती है, और वह भी एक तरीके से क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम करती है। जैसे आप किसी को गुस्सा कर रहे हैं, आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो आप एक बार हाथ दिखा देंगे या फिर अपनी आंखों को लाल कर लेंगे, मतलब गुस्से से दिखाएंगे, तो बंदा समझ जाएगा भैया सामने वाला गुस्से में है।
तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज जो है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपको या सामने वाले को बता रहा है कि आपकी स्थिति अभी क्या है। फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन प्ले 5 रोल्स। तो 5 रोल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन निभाते हैं। पहला है रिपीटेशन, इट रिपीट्स एंड ऑफन स्ट्रेंथन द मैसेज यू आर मेकिंग वर्बली। Contradiction, it contradicts, it can contradict the message you are trying to convey, thus indicating to your listener that you may not be telling a truth। देखिए रिपीटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ट्रैफिक है, ट्रैफिक लगी हुई है, ठीक है। अब ट्रैफिक लगने के दरमियान आप रोड से गुजर रहे हैं, रेड सिग्नल आ गया, आप रुक जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो ग्रीन सिग्नल हो जाता है और आप आगे निकल जाते हैं, फिर आगे आप जाते हैं, अगले अगले जगह पे एक रेड सिग्नल आपको फिर मिल जाता है और फिर आप रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि लाल कलर का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन उस लाल कलर का मीनिंग एक ही है कि आपको रुकना है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है, जिसमें कि किसी वर्ड का किसी कोई बोल के आपको नहीं बता रहा या कोई लिख के नहीं बता रहा, बल्कि वो सिंबल, वो कलर आपको बता रहा है कि भैया आपको रुकना है। रिपीटेशन, तो रिपीटेशन के माध्यम से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम करता है। कॉन्ट्रडिक्शन, कभी कभी क्या होता है कि आप है ना, मतलब आपकी बातों को झुठलाने का काम करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आपसे पापा पूछेंगे, आप 11 बजे रात को आए, मस्त बियर का पैक लगा के, पापा पूछेंगे कहाँ थे, तो आप थोड़ा इधर उधर देखेंगे, चुकुर बुकुर करना समझते हैं मतलब इधर उधर देखना, आंखें टिमकाना, फिर बोलेंगे पापा दोस्तों के साथ था, बस थोड़ा सा मतलब उसके घर पे था, वो थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। तो पापा तुरंत समझ जाएंगे भैया ये सोच सोच के बोल रहा है, अपनी आंखें टिमका रहा है, इधर उधर देख रहा है, मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सब्स्टिट्यूशन, इट कैन सब्स्टिट्यूट अ वर्बल, सब्स्टिट्यूट फॉर अ वर्बल मैसेज। फॉर एग्जांपल योर फेशियल एक्सप्रेशन ऑफन कन्वेज ए फार मोर विविड मैसेज देन वर्ड्स एवर कैन। जैसे आप खुश हैं, आप अपने प्रेमिका से मिलने जाए, ठीक है, लेट सपोज मान लेते हैं आप गए अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, और भैया आप मिल के आ गए, ठीक है। आपके दोस्त ने पूछा और भाई मिले तो कैसा रहा, तो आप बोलेंगे भैया ठीक ठाक रहा, लेकिन आप चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं अगर, तो आपका दोस्त समझ जाएगा भैया ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा अच्छे से ही मिल के आ रहा है। तो मतलब आपके मैसेज को 2 टाइम्स ज़्यादा करके दिखा रहा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी मुस्कुराहट। Complimenting, it may add or complement your verbal message. As a boss, if you pat an employee on the back in addition to giving praise, it can increase the impact of your message। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज होता है। जैसे किसी ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया, आपके बॉस ने कह दिया भैया तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आए आपके पीठ थपथपाते हुए आपको बोलते हैं भाई तुमने तो बहुत मस्त काम किया, गर्दा उड़ा दिया, वेरी गुड, वेल डन। तो ये कॉम्प्लीमेंट दी है आपने, और इससे क्या हो गया, उनके मैसेज का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा हो गया, और आप बोलेंगे भैया अब तो मैं और ज़्यादा मन लगा के काम करूँगा ताकि 2 बार पीठ थपथपाने का मौका और मिले, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसेंटिंग। It may assent and underline a verbal message. Pounding the table, for example, can underline importance of your message. Assenting में क्या होता है कि कभी कभी ये आपके वर्बल मैसेज को मतलब नॉन वर्बली दिखाने की कोशिश करता है। जैसे आपको किसी को बुलाना है, आपने चिल्लाया है इधर आओ, वो बंदा सुन नहीं रहा है, ठीक है। फिर आपने बोला भैया इधर आओ, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा है, वो देख ही नहीं रहा आपको। आपके बगल में एक टेबल पड़ा है, आपने टेबल पे मार दिया एक बार झटका, हाथों से 2 बार मार दिया, वो कितना भी ध्यान मग्न हो दूसरे कामों में, लेकिन वो जरूर आपकी ओर देखेगा। तो वो देखते ही आप उसको बोलेंगे इधर आ, ठीक है। तो तभी आप गुस्से में आ जाएंगे, तो यही बोलेंगे इधर आ। तो ये क्या हो गया, एसेंटिंग हो गया। अब है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जूडी बुर्गोन दे क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, जडी बर्गोन 1994 में इन्होंने 7 तरीके के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। एस्टेब्लिश नहीं किया मतलब इनको खोजा। पहला है काइनेसिस और बॉडी मूवमेंट इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कांटेक्ट, बता चुका हूँ काइनेसिस क्या होता है। काइनेसिस इसको कहते हैं फील और टच। तो काइनेसिस के माध्यम से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फील करना, आप गुस्से में हैं, ठीक है, आपकी आंखें लाल हैं, आप अपने हाथों को ज़्यादा चला रहे हो तो सामने वाला आपको पकड़ लेगा कि भैया आप गुस्से में हैं, ठीक है।
टच करके भी आपको आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है और सामने वाला कौन सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। इसी पर मेरे को एक शायरी याद आ रही है, अगर मैं कुछ ना कहूँ या गुस्से में रहूँ तो तुम कुछ मत करना, बस सीने से लगा लेना। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसा ही बोल सकते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। खैर, तो यही है कि बस इतना सा प्यार निभा देना, मैं गुस्से में रहूं कुछ बोलूं तो तुम गले से लगा लेना। तो ये क्या है, गले से जैसे लगाने का मतलब क्या हुआ कि वो बंदा अपने मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि भैया गले मिलो, तुमको खुशी मिलेगी, हमें भी खुशी मिलेगी। वोकैलिक्स और पैरालैंग्वेज दैट इंक्लूड वॉल्यूम, रेट, पिच एंड टिम्बर। तो पैरालैंग्वेज, इसको आगे हमने और भी थोड़ा क्लासिफाई किया है, ठीक है, उस पर देखेंगे हम लोग। वोकैलिक्स, मुंह के माध्यम से जो आप मैसेज कन्वे करते हैं ना, ठीक है, तो वो तो एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि आप बोल रहे हैं, लेकिन उस समय आपके आवाज में जो उतार चढ़ाव है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या फिर आप बोलते बोलते रुक जाते हैं, फुल स्टॉप कर देते हैं, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भैया देखो मैं रुक गया हूं, मतलब यहाँ पर सेंटेंस एंड हुआ है, अब मैं कुछ नया सेंटेंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है। पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस भी एक फैक्टर होता है। आप आपके खुद के जो अपीयरेंस है, चेहरा का एक्सप्रेशन, गुस्सा का हाव भाव वगैरह, ठीक है। आवर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट दैट कंपोज्ड इट। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोक्सेमिक्स और पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस के बाद हैप्टिक्स और टच, क्रोनेमिक्स और टाइम, फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये चार जो है इसको मैं भी आगे डिस्क्राइब करता हूँ। काइनेसिस, ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, हाँ काइनेसिस यहाँ पर आ गए। तो ये तो मैं बता चुका हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट वगैरह, जो आप इसको कहना चाहे आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर दो। और मैं तो फेशियल एक्सप्रेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गेस्चर, यही काइनेसिस का एक मतलब कह सकते हैं सब पार्ट है। डेलिबरेट मूवमेंट्स एंड सिग्नल आर एन इंपॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट मीनिंग विदाउट वर्ड्स। कॉमन gesture include waving, pointing and giving a thumbs up sign. Other gesture are arbitrary and related to our culture. For example, in the US, putting the index and middle finger in shape of V with your palm facing out is often considered to be a sign of peace or victory. Yet in Britain, Australia and other part of the world, this gesture can be considered as insult. देखिए, gesture का मतलब क्या हो गया कि वो होता है ना थम्स अप, हाथ दिखाना, ये बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है, काइनेसिस का एक पार्ट है, बट इसको थोड़ा अलग करके मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो हाथों के माध्यम से या वेव करके, हाथों को हिला करके, जैसे बाय बाय करते हैं ना आप, पॉइंट करके सामने वाले को, वो देखो वो उसको उससे बात कर लो जाके, तो ये क्या हो गया, गेस्चर हो गया। ठीक है, और गेस्चर का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर भी ऐसे करके भी हाथ साइन करके अगर कोई लोग यूएस में अपना हाथ दूसरे को दिखाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो उसको क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर शांति है और हमने कोई जीत हासिल कर ली है। जबकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर भी साइन करके हम अपने हाथों को दिखाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे सामने वाले की इंसल्ट की जा रही है। ठीक है, क्लियर। पैरालिंग्विस्टिक, पैरालिंग्वेज में बता चुका हूं, आवाज में जो होता है ना, अप डाउन, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह का यूज जो आपका होता है, बोलना, आप जो बोल रहे हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है, बट आपके बोलने में जो पिच वगैरह अप एंड डाउन हो रहा है, वॉइस आपकी लाउड और कम हो रही है, फिर जो फुल स्टॉप वगैरह आपके बोलने में आ रहा है, वो पैरालिंग्विस्टिक हो गया। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर वही है, काइनेसिस का एक एग्जांपल है, इसको अलग कर दिया है यहाँ पर मैंने। प्रोक्सेमिक, ये बताने वाला पॉइंट है। पीपल ऑफन रिफर टू द नीड फॉर पर्सनल स्पेस, दिस इज नोन एज प्रोक्सेमिक एंड इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वी नीड एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस वी परसीव एज बिलोंग टू अस are influenced by several factors. Among them are social norms, cultural expectations, situational factors, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड लेवल ऑफ फेमिलियरिटी। तो ये प्रोक्सेमिक क्या होता है, एक तरीके का पर्सनल स्पेस में हम किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, ये प्रोक्सेमिक हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको बाहर में किसी पब्लिक प्लेस पर बात करनी हो, पब्लिक प्लेस पर आपको किसी को अपना संदेश पहुंचाना हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छा सा एग्जांपल मान लेते हैं, आपको किसी को पढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, बोर्ड के पास जाएंगे, बच्चा आपसे 8 फीट 10 फीट की दूरी पर बैठा रहेगा, आप बोर्ड पर लिख करके उसको पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोक्सेमिक हो गया। या फिर आप कोई सिंबल वगैरह लिख देंगे, या आप रोड पर चलते हुए देखते हैं ना रेड लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट वगैरह, तो वहां से क्या होता है कि आप अपना एक मतलब सिंबल पहचान जाते हैं कि ये क्या करना है, कैसे रुकना है। तो ये हो गया क्या, एक तरीके का प्रोक्सेमिक हो गया। हालांकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है पर्सनल स्पेस में जो बातें होती है, पर्सनल स्पेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोक्सेमिक होता है। जैसे आप माँ से बात कर रहे हैं, तो माँ, अब माँ से, माँ को आप कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, माँ के पूरे करीब चले जाएंगे, माँ को पूरा एकदम पकड़ के उसको कोई मैसेज देंगे, नहीं देंगे, आप थोड़ा हट के उनको बोलेंगे। वहीं अगर पत्नी को कोई मैसेज देना हो या पत्नी को कुछ समझाना हो, तो पत्नी को बाहों में ले लेंगे, तभी आप उनसे बात करेंगे। तो ये प्रोक्सेमिक हो गया। पर्सनल स्पेस में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो प्रोक्सेमिक हो गया, ठीक है। आई गेज वही है, आई कांटेक्ट, बताना क्या है इसमें, हैप्टिक्स, टच फील, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर, टच कैन बी used to communicate affection, familiarity, sympathy, and other emotions. Sex differences also play a role in how people utilize touch to communicate meaning. Women tend to use touch to convey care, concern, and nutrients. Men, on the other hand, are more likely to use touch to assert power and control over others. देखिए, टच करके अगर आप अपने नॉन वर्बल मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हैप्टिक्स हो गया। जैसे आप अपने हृदय की धड़कन नॉर्मली किसी को टच करने को बोलिए तो नॉर्मल लगेगा, अपने प्रेमिका को बोलिए तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, इसका मतलब है आपको प्यार ज़्यादा आ रहा है उसके, ठीक है। तो ये हैप्टिक हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, माँ अगर अपने बच्चे को पे हाथ देती है, हाथ फेरती है, तो उसका मतलब हो गया कि माँ प्यार कर रही है उससे, उसका केयर कर रही है, उसको भोजन वगैरह दिला देने की कोशिश करे। वहीं अगर पुरुष किसी पे हाथ फेरता है, किसी पे हाथ वगैरह रखता है, तो वो अपने पावर को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्लियर। अपीयरेंस, तो हमारा क्लॉथिंग स्टाइल भी हमारे संदेश को पहुंचाता है लोगों तक। जैसे वाइट कपड़ा अगर आप पहन लिए तो इसका मतलब है कि आप सादगी पसंद व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर आपने कपड़ों को अंदर मतलब होते हैं ना अंदर शूटिंग करके पहनना, मतलब पूरे अंदर से पैक वगैरह करके पहनना, तो आपको लोग कहेंगे फॉर्मल व्यक्ति है, अच्छे अच्छे विचारों का व्यक्ति है, पुराने विचारों का व्यक्ति है। वहीं आपने एक्सीडेंटल जींस पहन लिया, कटे कटे से शर्ट पहन लिए और आप निकल दिए, तो वो अब मैसेज कन्वे कर रहा है कि भैया ये तो आवारा है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, तो objects and images are also tools that can be used to communicate non-verbally on an online forum. For example, you might select an avatar to represent your identity and communicate information about who you are and the things you like. Artifacts मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के माध्यम से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू येलो लाइट वगैरह सिम्बॉल्स, या खोपड़े के ऊपर दो हड्डियां ऐसे लगी होती हैं, तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक अच्छा खासा एग्जांपल है। या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल ये अंशु पब्लिशर्स का एक लोगो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि भैया ये अंशु पब्लिशर्स का कॉपीराइटेड कंटेंट है, ठीक है, क्लियर। नॉन वर्बल एग्जांपल्स, घर में नॉन वर्बल का एग्जांपल, फैमिली मेंबर से बातचीत करना, कैसे बात करते हैं, ओए खाना खाया कि नहीं, ओए सो जाओ भाई। तो यह जो बात करते हैं ना आप, तो आपके वॉइस में जो अप एंड डाउन चलता रहता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। one example is when you ask your partner how they are doing and they respond with I am fine. How they say these words reveal a tremendous amount how they are truly feeling. रात को खाना पीना खाने के बाद अपनी पत्नी के पास चले जाइए, उनसे पूछिए क्या कैसा रहा दिन, सारा दिन कैसा रहा तुम्हारा। पत्नी अगर अच्छे मूड में होगी तो बोलेंगी अच्छा रहा जी, थोड़ी फेशियल एक्सप्रेशन देंगी, बोलेंगी मतलब फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा मुस्कुराएंगी, तो वो क्या हो गया, इसका मतलब वेरी गुड। और अगर वो गुस्से से बोली दिन बकवास रहा, सारा काम धाम, ये करो वो करो, बर्तन मांजो, बच्चे को खिलाओ, स्कूल भेजो, ये करो वो करो, और फिर वो गुस्से में बोलती जाएंगे और आप देखते हुए समझ जाएंगे भैया मेरी धर्म पत्नी का मूड सही नहीं है। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको अदरवाइज ना लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, throwing your hand in the air when you are frustrated with a project, using excitement in your voice when leading work meeting to the project, your passion for a specific topic, यहाँ पर फुल स्टॉप छूट गया, सॉरी माय मिस्टेक। तो हाथों को हिलाना डुलाना ये बताता है कि भैया आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप किसी काम को करना नहीं चाह रहे हैं। एक्साइटमेंट होती है जब अगर आपको कोई मीटिंग हेल्ड करने के लिए, मीटिंग को लीड करने के लिए मिल जाए, ठीक है।
ग्रीटिंग एंड अब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अदर सिचुएशन। तो किसी ओल्ड फ्रेंड को रेस्टोरेंट पे इनविटेशन किए, इनवाइट किए, वो ओल्ड फ्रेंड पुराना मित्र आपका आया, आपने उसे गले लगाया, मतलब भैया आई एम हैप्पी व्हेन आई मीट विथ यू, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, लैपटॉप की चार्ज में लगा दिया है। अब बात करते हैं, तो हैंड शेक करते हैं, यहाँ पर भी फुल स्टॉप रह गया, यहाँ पर भी रह गया, ये क्या ब्लंडर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक है। फिर प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन समवन आर्म्स व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू एट ए पार्टी टू कन्वे फ्रेंडलीनेस एंड कंसर्न। किसी पार्टी में जाते हैं तो कैसे ऐसे करके दोनों हाथों को यू ऐसे करके, ऐसे टर्न लेकर के चलते हैं ना, हाथों में हाथ डाल के, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं भैया हम कपल, या फिर हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पे अटेंशन टू योर ऑन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को नोटिस कीजिए और उसके बाद देखिए कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। थिंक अबाउट हाउ यू चेंज टू द टोन ऑफ योर वॉइस डिपेंडिंग ऑन द इमोशंस यू आर फीलिंग। आप अपने वॉइस को कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे आप उसमें चेंजेस वगैरह ला रहे हैं। बिकम ए स्टूडेंट ऑफ अदर्स, दूसरे का स्टूडेंट बनिए ना कि टीचर, मतलब दूसरे से सीखते रहिए। It can also be helpful to consider how other around you communicate non-verbally. What do their facial expression, what type of gesture do they use? Becoming familiar with their non-verbal communication patterns help you recognize when they might be feeling a certain way quicker because you are actively watching for their cues. Sorry, नकार मान ली मैंने। तो स्टूडेंट बनिए दूसरे के, उनको देखिए कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन किस बात को बोलने के दरमियान कैसा है, वो किस टाइप का गेस्चर यूज कर रहा है, और उसी को आप अपने अंदर लाने की कोशिश करिए, तभी आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होगी। थिंक बिफोर यू एक्ट, किसी काम को करने से पहले सोचिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे ही एकदम घुस गए करने के लिए, नहीं, सोचिए तभी आप कीजिए। ठीक है, क्लियर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इसके माध्यम से अपने मैसेज वगैरह को दूसरे तक पहुंचाते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन लुकिंग एट नॉन वर्बल बिहेवियर्स इज टू कंसीडर द एक्शन इन ग्रुप, consider what a person says verbally combined with their facial expression, appearance and tone of voice, and it can tell you a great deal about what the person is really trying to say। तो इसके माध्यम से होता क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और लोगों को हम अपने शब्दों के साथ अपने एक्सप्रेशन को कंबाइन करके, अपने अपीयरेंस को कंबाइन करके लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक सेकंड में पानी पी लेता हूं, फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगा क्योंकि मेरा गला अब सूख रहा है। आइए चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पर्सनैलिटी, डिस्कस द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी अ कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। पर्सनैलिटी क्या है, तो एक तरीका है सोचने का, थिंकिंग, फीलिंग, फील करने का, और बिहेविंग और मतलब व्यवहार करने का। पर्सनैलिटी इंप्रेस मूड्स, attitudes and opinions and is most clearly expressed in interaction with other people. It includes behavioral characteristics, both inherent and acquired, that distinguish one person from another and that can be observed in people's relations to the environment and to the social groups। तो देखिए पर्सनैलिटी क्या है कि एक तरीका है जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है, फील करता है और बिहेव करता है। और पर्सनैलिटी जो है वो खुद के अंदर से अंदर नहीं होता है, ठीक है, खुद के अंदर तो होता है, सॉरी, खुद के अंदर तो होता है, लेकिन आप जब दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और तब जो आपका बिहेवियर सामने आता है, तब जो आपकी थिंकिंग सामने आती है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने थॉट्स को शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने थिंकिंग्स को शेयर कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी पर्सनैलिटी है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। इट इंक्लूड्स बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक बोथ इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड। तो इस पर्सनैलिटी के अंदर दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, एक इनहेरेंट और एक एक्वायर्ड। इनहेरेंट मतलब जो जन्मजात जब माता पिता से मिला है, और एक्वायर्ड जो कि आपने
आपने सीखा है यहाँ पर। इनहेरेंट, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे अपने माता पिता से ये सीखने को मिला है कि अपने से बड़े को हमेशा आप कह के बुलाना चाहिए। मैं हर संभव ये प्रयास करता हूँ। और एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड पर्सनैलिटी में जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे हालांकि बात करनी आती थी, बट मैंने इसको इम्प्रूव किया है और आप लोगों के सामने पेश किया, तो ये मेरी एक्वायर्ड पर्सनैलिटी स्किल्स है। ठीक है। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी एज अ रिकॉग्नाइजेबल एंड सेपरेट डिसिप्लिन विद इन साइकोलॉजी में be said to have begun in 1930 with the publication in the United States of two textbooks, Psychology of Personality by Ross Stenger and Personality of Psychology Interpretation 1936 by Gordon W. Allport, followed by Henry A. Murray Explorations in Personality 1938, which contains a set of experimental and clinical studies, and by Gardner Murphy's Integrative and Comprehensive Text Personality of बायोसोशियल अप्रोच। तो देखिए सिस्टमेटिक स्टडी पर्सनैलिटी की स्टार्ट हुई 1930 में। और ये कब से स्टार्ट हुई, जब यूनाइटेड स्टेट्स में दो बुक पब्लिश हुए। एक का नाम था साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी जो कि रॉस स्ट्रेंजर द्वारा लिखी गई थी, दूसरे का नाम था पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो कि गॉर्डन डब्ल्यू एलपोर्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इसी को बाद में इम्प्रूव किया था हेनरी ए मुर्रे एक्सप्लोरेशंस, फॉलोड बाय हेनरी, और फिर बाद में ए मुर्रे एक्सप्लोरेशन इन पर्सनैलिटी। तो ये सब मतलब आगे इंप्रूवमेंट चलता गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। पर्सनालिटी ये वाला पेज है, हाँ ठीक है, ये वाले इस वाले पेज में। येट पर्सनोलॉजी कैन ट्रेस इट्स एंसेस्ट्री टू एंशिएंट ग्रीक who proposed a kind of biochemical theory of personality। देखिए ये एक तरीके से सीक्वेंस वाइज 1930 से अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग थ्योरीज दिए। ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिया भी, और शायद मैंने एक पॉइंट वहाँ पर गलत बोल दिया कि उसको आगे लीड किया था, या तो वो बुक का नाम है या तो वो किसी पर्सन का नाम है, मुझे ध्यान में अभी नहीं है। वो मैंने ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया, हालांकि वो मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, हमें बस अपने काम से काम रखना है, तो वो ज़रूरी नहीं था, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि स्टडी चलती रही, तो बाद में पर्सनोलॉजी करके एक ब्रांच जो है वो बना दी गई, और इसमें लोगों की पर्सनैलिटी का अध्ययन किया जाता है। हालांकि हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये है नहीं, लेकिन जो पर्सनोलॉजी है वो कहती है कि जो ये पर्सनैलिटी है ना, ये ग्रीक का ही टर्म है। ग्रीक के समय से ही चला आ रहा है, मतलब पुराने से पुराने लोगों के अंदर भी पर्सनैलिटी होती थी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, इसमें इतने फैक्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। एक सेकंड में इसको चेंज करता हूँ। कल्चरल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर, डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी। एक सेकंड, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गया है, इसको मैं, हाँ ये वाला, यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, इंडेंट नहीं पड़ना चाहिए था। तो अब बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। यही है डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है, यही ये वाला, इसको ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। अरे भाई ये क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, या तो इसको ऐसे बोलिए या तो इसको ऐसे बोलिए। तो बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर में 3 फैक्टर आते हैं, हेरिडिटरी, ब्रेन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो पर्सनैलिटी को हेरिडिटरी के माध्यम से भी इफेक्ट किया जा सकता है। जैसे आप बच्चे में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, तो आपका जो चेहरा है, आपका जो अपीयरेंस है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी का लेवल है, वह भी आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। आपकी लेवल ऑफ एनर्जी कम होगी तो बचपन से ही आपकी लेवल ऑफ एनर्जी कम होगी। आपके अंदर टेम्परामेंट कम या ज़्यादा होगा, आपका गुस्सा कम या ज़्यादा होगा, तो वो भी बचपन से ही होगा। ये हेरिडिटरी है। तो एक हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है जिसके माध्यम से पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है। ब्रेन, आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। पर्सन्स ब्रेन हैज एन इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी एज another biological aspect. Despite some encouraging advances in research, psychologists are unable to demonstrate scientifically how the brain influences personality physical characters. It has demonstrated that personal personality is significantly influenced by his outward appearance in line with Paul H. Muson, a child's physical traits may influence how he interacts with। आगे देखता हूँ अगली स्लाइड में क्या है, फिर बताता हूँ आप लोगों को।
others and what they expect of him and how they respond to him then in turn might affect how a person develop their personality। देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर में ब्रेन की बात मैं कर रहा था, तो ब्रेन के का मैंने बता दिया था कि किस तरीके से ब्रेन पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। समय से पहले गुस्सा करना या समय गुस्सा करने के टाइम पे गुस्सा न करना, कुछ ज़्यादा प्रेम करना, कुछ ज़्यादा ही गलत तरीके से बिहेव करना, ये सब आपके ब्रेन की वजह से होता है। आपका ब्रेन जैसे एक्ट करेगा वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आपका हाव भाव, आपका चाल चलन, आपके बोलने का तरीका, आप कैसे लोगों को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सब भी एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। फैमिली एंड सोशल फैक्टर, तो फैमिली एंड सोशल फैक्टर की बात करते हैं। द फैमिली इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ए चाइल्ड कॉपीज their parents or their neighboring behavior during their formative years. Therefore, it is family duty for all adults who interact with the child directly to behave in an ideal manner. The family shapes a child's character through examples, encouragement, reinforcement, rewards, and punishment. Social interaction throughout a person's life, beginning with playmates in childhood, are related to social influence, while early environment interaction have a longer lasting impact on a behavioral and psychological patterns. Later, socially interaction and group membership continue to have significant impact on an individual life। देखिए फैमिली फैक्टर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। अब कैसे होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए होता क्या है ना कि जैसे बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो वो अपने माता पिता या अपने दादा दादी, अपने समाज के इर्द गिर्द रहता है, और वो उसके इर्द गिर्द रहते हुए उनसे सीखता है, उनके तरह बात करने के लिए सीखता है। मम्मी पापा वगैरह वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा भी वही सीखता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चे से जब भी मिले या बच्चे से जब भी बातें करें तो एक आइडियल मैनर में बातें करें, क्योंकि अगर हम आइडियल नहीं होंगे तो बच्चा हमारी तरह ही सीखेगा और फिर ये एक समस्या क्रिएट करेगा। तो हालांकि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को कैसे डेवलप किया जा सकता है, व्यक्तित्व मतलब आपकी पहचान कैसे बनाई जा सकती है, आप कितना अच्छा लोगों के सामने दिख सकते हैं, यही आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, क्लियर। तो ये फैमिली फैक्टर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब है कल्चरल फैक्टर। देखिए कल्चरल फैक्टर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ परसेप्शंस, बिलीफ्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड कोड ऑफ कंडक्ट दैट shapes how people behave in a particular society. The culture in which a person is raised significantly affects his or on her personality. Each cultural aspects and teaches its member to act in ways that are acceptable to the group. According to Musen, देखिए कल्चरल फैक्टर भी एक फैक्टर होता है जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बिहार और दिल्ली का। बिहार में आज भी लड़कियाँ क्या कहते हैं कि शाम को घर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि अगर वो निकलेंगी तो उनके माता पिता बोलेंगे या फिर सोसाइटी वाले बोलेंगे। लेकिन अगर दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में रात को 10 बजे 9 बजे 8 बजे सड़कों पर चलना लड़कियों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि ये सही भी है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक सिटी है, वो एक शहर है, लेकिन बिहार में कई सारे गांव हैं, तो लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें अब भी चलती हैं, ठीक है। तो यह एक कल्चरल फैक्टर है जो पर्सनैलिटी को डेवलप होने से रोकता है या पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब लड़कियों को ज़रूरत है, मान लेते हैं शाम को किसी बिहार की लड़की को कहीं बाहर जाना जरूरी है, उनको जाना चाहिए, लेकिन माता पिता जाने नहीं देते हैं, ठीक है। और वही दिल्ली में बात करते हैं कि कहीं शाम में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, तब वो वहाँ जाते हैं ज़बरदस्ती। तो ये एक तरीके से कल्चरल फैक्टर हुआ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। सिचुएशनल फैक्टर की बात करते हैं। An individual interacts with a variety of constantly changing conditions every day. Although generally constant and steady, a person's personality might alter depending on the circumstances. Different facets of a person's personality are brought forth by the various demands of various circumstances. A person's behavior is either encouraged or discouraged by the environment. It includes a lot of elements that influence one's personality, including freedom, challenges, competition, encouragement, facilities, risk and uncertainties, participation, training, relationship, support, leadership styles, rewarding and punishing system, different kinds of work group plays and employment, natural climate, atmosphere, etc. तो देखिए ऐसा है कि जो
सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति हर दिन एक ही परिस्थिति से लड़ेगा, हर दिन एक व्यक्ति बच्चा ही रह जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसकी सोच भी विकसित होगी, उसको समाज में नए नए चैलेंजेस से लड़ने होंगे, नए नए चैलेंज उसके सामने होंगे, तो फिर उसको उसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो उसको फेस करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे वैसे डेवलप होगी। तो जो जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, दैट विल आल्सो अफेक्ट द पर्सनैलिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। Many contemporary personality psychologists believe that there are 5 basic dimensions of personality, often referred to as Big Five personality traits. The Big Five personality traits are extraversion, are also spelled as extroversion, agreeableness, openness, consciousness, and neuroticism. तो 5 ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी के। अब मैं सबकी बात यहाँ पर करूँगा। Extraversion is sociability, agreeableness is kindness, openness is creativity and intrigue, consciousness is thoughtfulness, and neuroticism often involves sadness or emotional instability. Some use the acronym OCEAN पर्सनैलिटी ट्रेड्स को कुछ लोग क्या बोलते हैं, ओसियन कह के बोलते हैं। ओपननेस, कंससनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, कुछ लोग इसे कैनो के नाम से भी जानते हैं, कंससनेस, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस एंड एक्स्ट्रावर्जन। अब ये सब कुछ मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी है ना, एक्स्ट्रावर्जन इज सोशेबिलिटी, एग्रीएबलनेस इज काइंडनेस, ये सबको अभी मैं डिटेल में नीचे बताने वाला हूँ। सबसे पहला है ओपननेस। एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद वैरायटी ऑफ कंस्टेंटली, अरे भाई सेम ही चीज को मैं पढ़ने लग गया, सॉरी। ओपननेस ये वाला है, अब है ये सही है। Openness also referred to as openness to experience, emphasize imagination and insight, the most out of all 5 personality rules, personality traits, ठीक है। People who are high in openness tends to have a broad range of interest. They are curious about the world and other people are and are eager to learn new things and enjoy new experiences. People who are high in this personality traits also tend to be more adventurous and creative. Conversely, people low in these personality traits are often much more traditional and may struggle with abstract thinking. Openness मतलब होता है दोस्तों खुलापन। तो जितना ज़्यादा खुलापन होगा, ठीक है, पर्सनैलिटी उतनी ही डेवलप होगी। जो ओपननेस माइंड वाले लोग होते हैं, जिनका मस्तिष्क खुला होता है, खुले विचारों के होते हैं, मतलब टेंशन फ्री होके जीते हैं, तो वो दुनिया को जानने की कोशिश ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। उनका इंटरेस्ट बड़ा होता है, वो हर दिन नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं जिन जिन लोगों की ओपननेस कम होती है, वो थोड़े ट्रेडिशनल रह जाते हैं, मतलब रूढ़िवादिता से ग्रसित रह जाते हैं और वो अपने थिंकिंग के साथ ही स्ट्रगल करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंससनेस। Among each of the personality traits, consciousness is one defined by high level of thoughtfulness, good impulse control, and goal-directed behaviors. High conscious people tends to be organized and mindful of details. They plan ahead, think about how the behavior affects others, and are mindful of deadlines. Some scoring lower in the primarily personality traits is less structured and less organized. They may प्रोक्रेस्टिनेट टू गेट थिंग्स डन, समटाइम मिसिंग डेडलाइंस कंप्लीटली। देखिए कंससनेस होना जरूरी है, कंसस होना जरूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा कंससनेस होगी पीपुल के अंदर, पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि कंससनेस के माध्यम से थॉटफुलनेस, सोचने की क्षमता बढ़ती है, शरीर का कंट्रोल अच्छा होता है और व्यक्ति जो है ना बिहेव करना अच्छे से सीख जाता है, ठीक है। और कंसस जो हाई कंसस पीपुल होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। वो पहले सोचते हैं और वो सोचने के बाद कुछ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका किया गया काम कैसे लोगों को इफेक्ट करेगा। जिनकी कंससनेस लो होती है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है और वो मतलब कोई भी काम किसी भी ढंग से कर देंगे, मतलब इधर उधर उल्टे पुल्टे तरीके से कर देंगे। कंससनेस की बात करते हैं, जैसे मैं जितना ज़्यादा कॉन्शियस होऊंगा मैं आप लोगों को चैप्टर उतनी जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। Now we will discuss about extraversion or spelled as extroversion. Personality traits characterized by excitability, sociability, talkativeness, assertiveness, and high amount of emotional expressiveness. People high in extraversion are outgoing and tend to gain energy in social situations. Being around other helps them feel energized and excited. तो एक्स्ट्रावर्जन एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, एक तरीका होता है या एक गुण होता है, जिसमें क्या होता है कि एक्साइटमेंट बढ़ जाती है लोगों की। जैसे होता है ना, आप कहीं कहीं मेला वेला घूमने गए तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ गई,
आप लोगों से मिले, लोगों से बातें की, मेला में कई सारे लोगों से बात की, ठीक है, और कुछ लोग आपसे मिल गए जो उदास हैं, मेला में भी उदास है, तो आप उसको हंसाने की कोशिश की। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी हो गया। ठीक है, क्लियर, सारी बातें क्लियर। इसको इरेज कर दूं, सॉरी ये वाला नीचे आना था। एग्रीएबलनेस, दिस पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड एट्रीब्यूट सच एज altruism, kindness, affection, and others pro-social behaviors. People who are right in agreeableness tends to be more cooperative, while those law in this personality trait tends to be more competitive and sometimes even manipulative. देखिए agreeableness का मतलब हो गया कि किसी काम को करने में एग्री होना, ठीक है, मतलब काइंडनेस होना, मतलब साफ हृदय वाला होना। जैसे एग्रीएबलनेस में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं मेरे सामने एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है, उसको कोई काम करना है, वो करने में सक्षम नहीं है, तो अगर मैं वही काम करके दे रहा हूँ तो मेरी काइंडनेस, मेरी दयालुता है कि मैं उसके लिए उसका काम कर रहा हूँ। तो जिसकी एग्रीएबलनेस ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं। लेकिन जिनकी जिनकी एग्रीएबलनेस कम होती है वो उतना ज़्यादा मतलब संकुचित हृदय के होते हैं, और वो लोगों से मतलब उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन के साथ जीते हैं। न्यूरोटिसिज्म, तो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती है जो कि सैडनेस और मूडीनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी को दिखाती है। इंडिविजुअल हु आर हाई इन न्यूरोटिसिज्म टेंड्स टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड सैडनेस। जो भी इंडिविजुअल न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं, मतलब जो मतलब थोड़ा परेशान रहते हैं, तो उनकी न्यूरोटिसिज्म हाई होती है, उनका मूड स्विंग करता रहता है, वो एंजाइटी मतलब समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सैड रहते हैं। लेकिन जिनकी न्यूरोटिसिज्म लो होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और मस्त रहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इफेक्ट करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला है कि बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी जो है वो पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, बोथ नेचर, प्रकृति और नर्चर, नर्चर मतलब हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण भी क्या करता है कि इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अफेक्ट करता है। और ये सब फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अफेक्ट करते हैं। स्टडी शोज दैट मैच्योरेशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स एज पीपल एज they tend to become less extroverted, less neurotic, and less open to an experience agreeableness and consciousness on the other hand tends to increase as people grow older। देखिए होता क्या है कि ये जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना, उसमें से 2 ट्रेट्स एग्रीएबलनेस, दयालुता, और कॉन्शसनेस, ये जो है लोगों की बढ़ती है समय के साथ, उम्र के साथ। लेकिन उसके बाद जो ओपननेस है, न्यूरोटिसिज्म है, ठीक है, और एक्स्ट्रावर्जन है, एक्सट्रोवर्जन, ये लोगों की घटती है। आपने देखा होगा कि आप अगर अभी मतलब बड़े हो रहे हैं ना, तो आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आप इनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पिताजी की बात करते हैं, वो उतना ओपननेस नहीं दिखाएंगे, वो नई चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स है, इन्फ्लुएंस कर रहा है पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, उसके बाद आपको नेचर, प्रकृति, नर्चर, पोषण वगैरह सब कुछ हमारे हमारे क्या करता है, तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नीडेड, ज़रूरत क्या है। तो देखिए जितनी ज़्यादा पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होगी उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। Your strong personality will help you survive this world of cutthroat competition। जितना ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगा, आप इस कंपटीशन वाली दुनिया में उतना ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर, नो वन नोज यू बेटर देन योर सेल्फ, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसीलिए आपको अपने अंदर की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने आप को जान सके और अपने आप को नई दिशाओं में आगे बढ़ा सके। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। बिकॉज इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंस देन यू कांट डू योर बेस्ट, यू कांट गिव योर बेस्ट, आप अपना बेहतरीन नहीं दे सकते हैं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी जो है
वो बिल्ड होगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छी वार्तालाप करने वाला बनना है, तो आपको अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको 500 लोगों के बीच में बोलना है, आपको बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, देन इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 500 पीपुल्स। ठीक है, तो यह संभव नहीं है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्प यू अचीव योर लाइफ गोल्स। अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर आपको किसी जगह नौकरी चाहिए तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं होगी, आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं होगा, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी भैया। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या है। ये क्या खुल गया भाई? अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक रह गया। टॉपिक है हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोर्स ले लीजिए, कोर्स के माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। सेल्फ हेल्प बुक, कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, सेल्फ हेल्प मतलब रेफरेंस बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, हो जाएगा। स्पीक अप, बोलिए, अपनी 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 बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सीक हेल्प, लोगों से मदद लेने में घबराइए मत। काउंसलर से मिलिए, थेरेपिस्ट से मिलिए और बोलिए कि भैया हमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। इसको क्लियर कर देता हूँ। अब है स्वॉक एनालिसिस। हाँ, आ गया। स्वॉक एनालिसिस क्या है इसके बारे में बताइए, या यहीं पर है स्वॉट एनालिसिस, इसके बारे में बताइए। दोनों क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, दोनों के आंसर दिए गए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा एक ही, क्योंकि दोनों एक ही है और उसमें सिर्फ सी और टी का अंतर है। एस का मतलब हो गया आपको दोस्तों स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब हो गया वीकनेस, ओ का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी, सी का मतलब हो गया चैलेंज, जबकि यहाँ टी का मतलब हो गया थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेथड यूज्ड टू रिसर्च एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट कंपनी सक्सेस और ग्रोथ। कंपनी या कह ले पर्सन सक्सेस और ग्रोथ। ठीक है। फर्म्स use SWOT analysis to determine the strength, weakness, opportunities and challenge of their firm, प्रोडक्शन एंड कंपटीशन। देखिए, स्वॉट एनालिसिस एक तरीका है जिसके माध्यम से कोई कंपनी क्या करती है, तो अपने कंपनी के स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करती है, अपने कंपनी के वीकनेस को जानने की कोशिश करती है, अपने कंपनीज के अपॉर्चुनिटीज को जानने की कोशिश करती है और अपने कंपनी के चैलेंज को जानने की कोशिश करती है। और सेम यही चीज पर्सन पे भी लागू होता है। स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने आप के कमी को जान सकता है, वीकनेस को जान सकता है, अपने स्ट्रेंथ, अपनी खूबियों को जान सकता है, अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने मौके को जान सकता है और अपने चैलेंजेस को जान सकता है कि आखिर उसे किन किन चीज़ों से लड़ना है। ठीक है, ये है ना यहाँ पर लिखा, स्वॉट एनालिसिस इज रेलिवेंट टू स्वॉट एनालिसिस, यही चीज है। स्वॉट यही है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, बट इट फोकस ऑन थ्रेट, चैलेंज को जगह सी के जगह टी जो आया, वो टी कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। क्लियर, स्वॉक और स्वॉट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज स्वॉक एनालिसिस। स्वॉक एनालिसिस में किया क्या जाता है, तो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेंथ आर फीचर विच बेनिफिट द कंपनी सच एज प्रोडक्ट सेल। फॉर एग्जाम्पल, देखिए स्ट्रेंथ में क्या होता है, ऐसे बता देता हूँ मैं आपको। कंपनी को उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, या पर्सन को उसकी स्ट्रेंथ, पर्सन वाला आगे है, आगे मैं बता दूंगा। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जैसे मान लेते कोई कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, 1 और 2। अब ये प्रोडक्ट पहले 5 लाख की बिकती थी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट 4 लाख की बिकती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इस 5 लाख में क्या हुआ कि थोड़ा चेंज हो गया, ये 3 लाख की बिकने लगी और ये 5 लाख की बिकने लगी। अब ये समय के हिसाब से ये सेकंड नंबर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, लोग अब इसको खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जो 4 लाख से जिसकी सेलिंग 5 लाख हुई, इसको लोग अभी पसंद कर रहे हैं। तो कंपनी को उसकी स्ट्रेंथ का पता चल चुका है कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट ये डाउन हुआ तो ये बढ़ गया, इसकी बिक्री बढ़ गई है, तो मुझे इस पर फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई। अब इसी को पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। पर्सन को ये एनालाइज करना चाहिए कि उसकी कमी क्या है और उसकी खूबियाँ क्या है। अगर कोई कमी उसकी ज़्यादा है तो उसको ख़त्म किया जाए और उसको अपनी खूबियों में बढ़ाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं वीकनेस। वीकनेस में कुछ नहीं होता है, कंपनी को ये पता चल जाता है कि वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी ऊपर में, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए।
एक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और वो प्रोडक्ट वो यूथ्स जवानों के लिए मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और उसका जो डब्बा है, उसका जो पैकेजिंग है, उसमें वो बूढ़े का फोटो लगा देती है। तो अब क्या होगा, कंपनी का सेल डाउन हो जाएगा। तो इससे कंपनी का वीकनेस पता चल गया कि भैया यहाँ पर बूढ़े का नहीं, किसी जवान लौंडे का फोटो लगाना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, कंपनी को ये भी पता चल जाता है स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से कि किस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है, और किस क्षेत्र में कम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी का दौर क्या चल रहा है, ऑनलाइन। आजकल आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह को पता है कि आपकी कमी क्या है, आपकी खूबी क्या है। अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर तलाशते रहती है आपको, आपसे पैसे निकालने के। जैसे मान लेते हैं आपको किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता है ही नहीं, मान लेते हैं आपको बुक लेना है, ठीक है, और आपको उस बुक की जरूरत नहीं है, आप उसको पढ़ते नहीं है, और उसकी कीमत मार्केट प्राइस 500 रुपीज है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि फ्लिपकार्ट या अमेजन आपको क्या कर रही है, वो चीज आपको 200 में दे रही है, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब आप ये सोच रहे हैं भैया 300 का प्रॉफिट हो रहा है, भले ये पुस्तक आपके किसी काम की हो या ना हो, आप उसको खरीद ले रहे हैं। तब इससे क्या हो गया, कंपनी एक अपॉर्चुनिटीज तलाश करती है कि कैसे वो लोगों के जेब से पैसे निकलवाए। और ये वो कैसे करती है, तो स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से करती है। अब है चैलेंजेज। तो लास्ट है चैलेंज। चैलेंज में कुछ नहीं होता है, कंपनी को बस इतना पता चल जाता है कि कंपनी अभी किस जगह स्ट्रगल कर रही है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कोलगेट कंपनी का ऊपर में, कि कोलगेट की जो सेल है वो डाउन हो गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बंदे ने उसको सुझाया कि भैया आप उसका मुंह जो है, उसका जो होल है बड़ा कर दीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा और आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो कंपनी के लिए वो एक चैलेंज थी और कंपनी उससे निकल गई। तो ये हो गया चैलेंज। अब यहीं पर एक छोटा सा टर्म मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्वॉट तो मैंने आपको बता दिया, एस समझ में आ गया, स्ट्रेंथ वीकनेस समझ में आ गया, ओ आपको समझ में आ गया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, सी समझ में आ गया, चैलेंज। अब स्वॉट बता देता हूँ। स्वॉट में बस टी का अंतर है, टी का मतलब होता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब हो गया कि वैसा जिसको वैसी वैसी कमी कंपनी की जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उससे कंपनी को नुकसान होना तय है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंपनी 500 प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन सेल करने के लिए प्रोडक्ट जाती तो है, लेकिन 300 प्रोडक्ट रिटर्न आ जाती है और 200 प्रोडक्ट बिकते हैं, और 300 में से 250 प्रोडक्ट खराब निकल के आते हैं, रिटर्न आते हैं। तो कंपनी को 250 प्रोडक्ट का लॉस हो गया, ये थ्रेट है कंपनी का, ठीक है, और कंपनी इससे उभर नहीं सकती है। तो क्लियर हो गया। सेम यही चीज अरे भैया स्वॉट एनालिसिस, राइट ए नोट ऑन स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट, यहाँ पर स्वॉट नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था स्वॉट एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 5 में ये स्वॉट एनालिसिस नहीं होगा बल्कि ये स्वॉट एनालिसिस होगा, यहाँ लिख लीजिए आप लोग। हालांकि ये स्लाइड जो आप लोग लेंगे ना 9523779253 पर व्हाट्सएप करके, आप लोगों को ये स्लाइड मिल जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो इस स्लाइड में ये चीजें मैं ठीक करके दे दूंगा। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, ये स्वॉट हो गया, स्वॉट। तो स्वॉट और स्वॉट तो मैं बता चुका हूँ, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है, वही सेम चीज लिखा हुआ है। स्वॉट एनालिसिस और स्वॉट मैट्रिक्स इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूज्ड टू हेल्प person or organization identity strength weakness opportunities and threats related to business competition or project planning. It is sometime called, हाँ ये वाला पॉइंट नोटिस कर लीजिए, SWOT एनालिसिस को कभी कभी सिचुएशनल असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है या सिचुएशनल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी कुछ लोग इसको TOWS या WOTS अप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। यही SWOT स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स बता चुका हूँ, बताना क्या है भाई। हाँ ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, हालांकि इसका बताने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।